जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन क्लास लर्निंग पैशन में। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के पहले चैप्टर सेट को। तो आज हम इस सेट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो तैयार हैं सब जन? ओके, सो लेट्स गो। देखो बच्चों, इस सेट चैप्टर में जैसा कि नाम खुद सजेस्ट कर रहा है, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द सेट, किसे हम कहते हैं सेट। सो देखो, ये जो सेट है, सेट एक्चुअल में जो है ना, वो है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्या कहा सर आपने? मैंने कहा कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, जो चीज़ें वेल डिफाइंड हैं। अब क्वेश्चन आता है, सर जी ये वेल डिफाइंड क्या होता है? देखो, अगर मैं तुमसे कह दूं कि लिस्ट द योर फेवरेट सब्जेक्ट, अपने फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बताओ, कौन कौन से हैं जो तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट हैं। तो कोई स्टूडेंट कहेगा सर मुझे मैथ्स फेवरेट है, लेकिन कोई कहेगा नहीं सर मेरे लिए फेवरेट ना ये इंग्लिश है या मराठी है या हिंदी है, जो भी, सबकी अपनी अपनी चॉइस होगी। अब अगर मैं कह दूं कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट गेम, तो कोई कहेगा मुझे क्रिकेट पसंद है, कोई कहेगा मुझे हॉकी पसंद है, कोई कहेगा फुटबॉल पसंद है। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होगी। ठीक, अब मैं कहता हूँ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। मैंने क्या कहा? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। इसको पढ़ने वाला दुनिया का कोई भी इंसान सिर्फ और सिर्फ एक ही बात लिखेगा, 1 2 3 4 5। करेक्ट? जैसा कि हमने देखा, जब मैंने आपको फेवरेट सब्जेक्ट पूछा, हर बच्चे का अपना अलग अलग फेवरेट सब्जेक्ट था। जब मैंने कहा फेवरेट गेम कौन सा होगा, तो हर बच्चे के लिए अपना अलग अलग फेवरेट गेम है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पे कोई चॉइस नहीं रह गई। ये चीज़ एकदम क्लियर है, एकदम डिफाइंड है। दुनिया का कोई भी पर्सन, कोई भी स्टूडेंट अगर यहाँ लिखेगा तो वो यही 5 नंबर लिखेगा। तो इसी को कहते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो मेरे ख्याल से बात एकदम क्लियर हो गई, क्या होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब और एक बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए आपके फेवरेट टीचर, तो किसी बच्चे को वो टीचर पसंद है तो किसी बच्चे को वो टीचर पसंद है, सबकी अपनी चॉइस होगी। लेकिन अगर आपसे कहा जाए मैथमेटिक्स टीचर्स ऑफ योर स्कूल, तो जितने भी मैथ्स के टीचर हैं सभी बच्चे उनका ही नाम लिखेंगे। तो मेरे हिसाब से ये बात एकदम अब क्लियर हो गई है कि क्या होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब। और इसी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को जब आप कलेक्ट कर लेते हो तो वो बनता है सेट। वो क्या बनता है? सेट, है ना। हम कहते हैं हमारे घर पे कप बशी का एक सेट है, ठीक है, वो भी एक कलेक्शन हुआ। जिसमें हम चाय पी रहे हैं उस कप बशी का सेट हो गया। वो ग्लास का सेट है, वो भी एक कलेक्शन है। बुक्स का सेट है, वो भी एक कलेक्शन है। तो ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है जो एकदम वेल डिफाइंड हो, उसी को हम सेट कहेंगे। और इसे हम दिखाते कैसे हैं? हमेशा सेट को आप कैपिटल लेटर से दिखाते हो। जैसे यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 था, तो इसे मैं कलेक्शन ऑफ ए दिखाऊंगा और इसको इस तरह के ब्रैकेट में इनक्लोज किया जाएगा। तो इस तरीके से हमने दिखा दिया कि ये सेट जो ए है
इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं। अच्छा, अगर इसके बदले में कभी अल्फ़ाबेट लिखना हुआ तो इस सेट में तुम अपने अल्फ़ाबेट्स हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही यूज़ करोगे। किस में यूज़ करोगे? स्मॉल लेटर्स में। ध्यान से सुनना, ये जो सेट है उसे हम कैसे दिखाते हैं? कैपिटल लेटर से। लेकिन इस सेट के जो मेंबर हैं उसे कहा जाएगा एलिमेंट्स ऑफ सेट। जो भी सेट का नाम हो यहाँ पे, एलिमेंट्स ऑफ द सेट। जैसे ये बी है तो ऑफ सेट बी। जो एलिमेंट्स ऑफ सेट हैं उससे हमेशा हम लोग छोटे अल्फ़ाबेट से दिखाएंगे, स्मॉल लेटर से दिखाएंगे। अब इसके बाद एक बात और यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाएगी कि अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई ये जो ए है ये इस सेट का मेंबर है, ए कहाँ पर प्रेजेंट है? इस बी का कलेक्शन है, तो इसे लिखा जाएगा ए बिलोंग्स टू बी। ये ए किसको बिलोंग करता है? बी को बिलोंग करता है। अब इसी बात को हम सिंबॉलिक फॉर्म में देखो ऐसे दिखाएंगे, ए बिलोंग्स टू बी। पढ़ेंगे वही, लेकिन यहाँ पे सिंबल ऐसे बनाएंगे। देखो ये देखो मैंने यहाँ पे सिंबल बनाया। एक क्या बहुत आसान है, एक ऐसा सी लिखो, बीच में से लाइन खींच दो। इसको कहते हैं बिलोंग्स। क्या कहते हैं इसको? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब ये इस बी का मेंबर है, इस बी का मेंबर है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ डी, डी बिलोंग्स टू बी, ऐसा लिख सकते हैं ना, डी बिलोंग्स टू बी। अच्छा, अब ये मैं पूछता हूँ, क्या यहाँ पर कोई ऐसा एच है, या ऐसा मैं बोलूँ कि कोई एलिमेंट ई है क्या यहाँ पे? नहीं है ना। हम बोलेंगे ई डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। ई डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। अब इतनी बड़ी बात बोलने के बदले में हम इसे बड़े शॉर्ट में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे ई डज नॉट बिलोंग्स टू बी। देखो सिंबल को पढ़ने का तरीका देखो, यहाँ पे जो हम टर्मिनोलॉजी या जो सिंबल्स यूज़ करेंगे उसे पढ़ने का देखो तरीका क्या है। ई डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? ई डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। तो ये होपफुली आपको एकदम दिख रहा है बोर्ड पे। यस, यू आर एबल टू सी ऑल दिस। तो सेट ई, एलिमेंट ई डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। ई इसका मेंबर है क्या? नहीं है। इसे हम इस तरह से दिखाएंगे। तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि कोई भी सेट है उसे कैपिटल लेटर से दिखाओ, उसके मेंबर्स को अगर कोई अल्फ़ाबेट हैं तो उसे स्मॉल लेटर्स में दिखाओ। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर कोई मेंबर, कोई अल्फ़ाबेट उसका मेंबर है, सेट का मेंबर है, तो उसको सिंबॉलिक लैंग्वेज में, कौन सी लैंग्वेज में? सिंबॉलिक लैंग्वेज में हम कैसे कहेंगे? ए बिलोंग्स टू बी, डी बिलोंग्स टू बी। यह है उसका सिंबॉलिक लैंग्वेज। और अगर कोई उसका मेंबर नहीं है, ये मुझे कहना है, तो मैं सिंबॉलिक लैंग्वेज में कैसे बोलूँगा? ई डज नॉट बिलोंग्स टू बी। कलेक्शन ऑफ सेट हम इस तरह के ब्रैकेट से दिखाते हैं। बहुत आसान है इस ब्रैकेट को बना लेना। तो इस बेसिक के बाद बच्चों
हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने सेट समझा है, अब इसी सेट के हम 2 पॉइंट और समझ लेते हैं। देखो, इसमें हम ये समझेंगे ना कि सेट बताने के तरीके कौन कौन से हैं। अगर कोई भी सेट तुम्हें बताना है तो एक तो है रोस्टर फॉर्म या फिर लिस्टिंग मेथड। अगर जैसे मैंने तुमसे ये कहा A is collection of first 5 natural number, मैंने क्या कहा? A is set of first 5 natural numbers, ये हमसे कहा गया। तो मैं इसको दिखाऊंगा कैसे, बताऊंगा कैसे? मैं यहाँ पे ना इसको लिस्ट कर देता हूँ। A इज़ कलेक्शन ऑफ 1 2 3 4 5। ये हुआ एक तरीका जिसको हम क्या कहते हैं? लिस्टिंग मेथड। और दूसरा तरीका है रूल मेथड। दूसरा कौन सा तरीका है? रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। इसको हम रूल मेथड भी कहते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। मतलब जिससे कि ये सेट बन रहा है, ऐसे रूल की बात करेंगे। तो इस रूल मेथड में देखो हम कैसे लिखते हैं। हमारा तरीका क्या होगा? हम लिखेंगे A, ये सेट है किसी x का, सच दैट, इसको क्या पढ़ रहे हैं हम? सच दैट। इस लाइन का मतलब क्या पढ़ेंगे? सच दैट, ऐसा है। x जो है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 बट लेस देन और इक्वल्स टू 5, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हुआ रूल मेथड। ये क्या था? रूल मेथड। इसे बहुत ध्यान से आप सीखो, पहले समझो इसे एक बात को, क्योंकि ये बात अगर समझ गए तो ये चैप्टर समझो 50% आपने कंप्लीट कर लिया। देखो, एक तो भाई लिस्टिंग मेथड है, बड़ा आसान है कि फर्स्ट 5 नंबर लिखने हैं, तो मैंने लिख दिया। कौन से फर्स्ट 5 नंबर लिखने थे मुझे? जो नेचुरल नंबर्स हैं वही फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स मुझे लिखने थे, तो उसको तो मैंने लिख दिया। बड़ी अच्छी बात है। 1 2 3 4 5 करके हमने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स लिख लिए। अब यहाँ पर दूसरी एक बात आती है जिसको कहा जाता है कि रूल मेथड। मतलब यहाँ पर तुम एक ऐसा रूल बनाओगे, अभी तक तो हम दूसरों के रूल्स में चलते आते हैं। आपके स्कूल में प्रिंसिपल साहब ने रूल बना दिया कि भाई सुबह स्कूल आना है तो आप सुबह जाते हो। रूल बना दिया नहीं, कल से 9th स्टैंडर्ड के बच्चे दोपहर में स्कूल आएंगे, 1 o'clock आएंगे, तो ऑफ कोर्स आप 1 o'clock से जाना शुरू करोगे। तो यहाँ पर आप प्रिंसिपल साहब के रूल को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आप जानते हो ये रूल आपके भलाई के लिए उन्होंने बनाया है। अच्छा, अब यही बात यहाँ पर तुम्हें करनी है। तुम्हें एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए रूल बनाना है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? तुम्हें एक ऑब्जेक्टिव, एक कोई ना कोई लक्ष्य पाने के लिए रूल बनाना है। तुम एक ऐसा रूल यहाँ पे बना दिए हैं हमने कि ये जो x है, यहाँ पे देखो कैसे पढ़ेंगे? A इज़ द कलेक्शन ऑफ x। कैसे पढ़ेंगे? A इज़
collection of x such that A is collection of x such that, इस लाइन का मतलब है such that ऐसा है कि ये जो x है, अब इसके बारे में बोलेंगे। ये जो x है such that x is greater than 1, है ना, ये ग्रेटर देन की साइन है, या फिर 1 के बराबर भी होगा, 5 या 5 के बराबर होगा। ऐसे सारे नेचुरल नंबर्स यहाँ पर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x को किस कबर्ड से उठा के लाना है? नेचुरल नंबर की, है ना। कभी देखो बुक्स, कभी आप अपने लाइब्रेरी में जाओ, अपने स्कूल में या बुक स्टॉल्स में आप जाओ, तो उनके अपने एक कलेक्शन होते हैं। एक बोर्ड, एक पर्टिकुलर कबर्ड होगा, वहाँ पे सब 9th की बुक रखी है। दूसरा कबर्ड है, उसमें सब 8th की बुक रखी है। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर है उसे आप ये मान लो कि वो एक कबर्ड है और उस कबर्ड में सारे नेचुरल नंबर रखे गए हैं। सारे कौन से नंबर रखे गए हैं? नेचुरल नंबर। तो इस नेचुरल नंबर से हमें उठा के लाना है। कौन कौन से नंबर उठा के लाने हैं? वो सारे नंबर जो या तो 1 हो, या 1 से बड़े हो, या 5 हो, या 5 से छोटे हो। तो जरा सोचो ऐसे कौन से नंबर आएंगे? 1, ये 1 के बराबर है, खुद 1 है। 2, ये भी 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है। 3, 1 से बड़ा है, 5 से छोटा है। वही बात 4 और फिर 5 जो है वो 5 ही है, उसके बराबर ही है। क्या मैं यहाँ पे 6 को रख सकता हूँ क्या? जी नहीं। अगर तुम 6 को रखने की कोशिश करोगे तो तुम इनके रूल को तोड़ रहे हो। इनके रूल को फॉलो करके चलना है तो 6 आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 6 जो है वो 5 से छोटा है क्या? 5 के बराबर है क्या? नहीं। 6 जो है वो 5 से बड़ा है। तो 6 एक नेचुरल नंबर है, मैं मानता हूँ ये नेचुरल नंबर है, लेकिन 6 कभी भी इस रूल के हिसाब से इस सेट का मेंबर नहीं बन सकता है। अब ये रूल आपने बनाया था क्योंकि आपको ऐसा कलेक्शन चाहिए था। तो जैसा कलेक्शन चाहिए वो उस तरीके का आप रूल बना देते हो और फिर उन्हीं चीज़ों का कलेक्शन यहाँ पे आ जाता है। ठीक, तो ये इसी मेथड को हम रूल मेथड कहते हैं और इसी रूल से ये सेट बनता है, बिल्ड होता है। इसलिए इसी को हम सेट बिल्डर मेथड भी कहते हैं। इसी रूल को पढ़ के इसी रूल को पढ़ेगा जो वो ये सेट लिखेगा, ये सेट बनाएगा। इसीलिए हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। सेट बिल्डर मेथड बोलो चाहे रूल मेथड बोलो, ये एक ही बात है। जब आप रूल बना देते हो जिसकी मदद से एक सेट बनेगा, उसी को कहते हैं रूल मेथड या सेट बिल्डर मेथड। तो ये 2 तरीके हैं जिससे सेट बनाए जाते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। पहले हम लिस्टिंग मेथड से चलेंगे, उसके बाद फिर हम चलेंगे रूल मेथड से। देखो, लिस्टिंग मेथड में मान लो मुझे लिखना है सेट ऑफ वीक डेज। क्या लिखना है मुझे? सेट ऑफ वीक डेज, हफ्ते के जो दिन हैं उसका कलेक्शन बताओ। तो हम कह देते चलो भाई कोई भी एक पी है, पी क्या है? कलेक्शन है किसका?
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये हो गया कलेक्शन ऑफ वीक डेज। बहुत सिंपल सा मेथड है। क्या बोलेंगे इस मेथड को? बोलो लिस्टिंग मेथड। क्या बोलेंगे? लिस्टिंग। जो भी है आप सीधा उन सब का नाम लिखे दो, बात खत्म। ये लिस्टिंग मेथड आ गया। इसके बाद दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, या इसी को रूल मेथड भी कहते हैं। मतलब आपको अब ऐसा रूल बनाना है, आपको ऐसा रूल बनाना है कि उसको पढ़ने वाला इंसान जब कुछ लिखे तो वो यही बातें लिखे। तो रूल तो आप बनाते हो ना। कभी कपड़े खरीदने हैं तो मम्मी को कहोगे मम्मी मुझे ब्लैक कलर की ही टी शर्ट चाहिए, तो आपने एक रूल दे दिया मम्मी को। अगर उन्होंने मान लीजिए येलो कलर की टी शर्ट ला दी तो आपको बोलेगा नहीं मम्मी ये तो मुझे नहीं पसंद आ रही है। तो ये तो रूल हुआ ना एक। ऐसे ही आपको यहाँ पे एक रूल बना के देना है। क्या रूल बनेगा वो देखो। मैं कहूँगा P इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल x। अब x की तारीफ करेंगे, x के बारे में बताएंगे। सच दैट, पता है ना इस लाइन को क्या पढ़ेंगे? सच दैट x इज अ वीक डे। खत्म बात। x का कलेक्शन है। x क्या है? x कोई वीक डे है, सप्ताह का कोई एक दिन है। अब दुनिया में कोई भी आए वो जब इस रूल को पढ़ेगा, भाई P क्या है? P एक कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? x का कलेक्शन है। सच दैट x इज अ वीक डे। तो सीधी बात है वो यही मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ही लिखेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि सेट लिखने के दो तरीके हैं। एक है लिस्टिंग फॉर्म और दूसरा क्या है? रूल मेथड, रूल फॉर्म। तो इस बैकग्राउंड के बाद अब हम चलो अपने फर्स्ट एक्सरसाइज से आज शुरू कर लेते हैं विद दैट इज 1.1। देखते हैं 1.1 में उन्होंने क्या दिया है हमें पढ़ने के लिए। और हर एक क्वेश्चन मैं तो बोर्ड पे सॉल्व करूँगा, लेकिन तुम भी पेपर और पेन लेके बैठ जाओ, अपने मन से ट्राई करो। जब मैं कहूँ अपने मन से ट्राई करो तो वीडियो रोक के तुम अपने मन से ट्राई कर लेना। अगर क्वेश्चन एंड में कोई डाउट है, डिफ़िकल्टी है, तो भले फिर से वीडियो देखो। और जब तुम्हारे आंसर आ जाए तो एक बार पीछे से भी चेक कर लो अपने आंसर, फिर वीडियो में भी चेक कर लो अपने आंसर। कुछ भी डाउट रह जाता है तो उसे ज़रूर से ज़रूर तुम कमेंट्स में पूछो, ठीक है? ओके, तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। बहुत प्यारी सी बुक है ये हमारी, प्रैक्टिस सेट 1.1। पहला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। तो 1.1 का देखो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। पहला, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। देखो, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है बोलो? लिस्टिंग मेथड। रोस्टर मतलब लिस्टिंग मेथड। तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, देखो मैं ऐसा लिखूंगा, P इज़ द कलेक्शन ऑफ सेट। मेरे आंसर में मैं लिख रहा हूँ। अब इसमें सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, देखो इवन नेचुरल नंबर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। लेकिन ऐसे तो सर बहुत सारे हैं, हम कितना लिखेंगे?
हम इसको डॉट डॉट कर देंगे अप टू n, या इसको n के बदले हम क्या कर देंगे अप टू इन्फिनिटी, कि भाई इसका कोई एंड नहीं है, ये डॉट 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 जाने का मतलब ये इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये हुआ लिस्टिंग मेथड। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ध्यान से देखना, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। तो मान लो एक मैं Q बोल देता हूँ, लेट Q बी द रिक्वायर्ड सेट, और इस Q के बारे में हम जब अपना आंसर लिख रहे हैं तो उसमें हम लिख दिए Q की एक सेट है, और इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, ये इवन प्राइम नंबर्स चाहिए। पहले तो हम ये समझते हैं कि भाई इवन तो हमें पता है, जो 2 के टेबल में आ जाता है उसे क्या कहते हैं, इवन नंबर, है ना। जो 2 के टेबल में आ जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, उसे क्या कहोगे, इवन नंबर। अब प्राइम नंबर मतलब क्या, प्राइम नंबर का मतलब ये होता है जो खुद के टेबल में जाए बस, या फिर 1 के टेबल में जाए। तो प्राइम भी होना चाहिए और इवन भी होना चाहिए। तो नंबर 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं सर? कंपोजिट नंबर मतलब वो सारे नंबर जो दूसरे नंबर्स के टेबल में आ जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट। जो खुद के ही टेबल में आए उसे क्या कहेंगे, प्राइम। तो 1 को हम मानते हैं कि न तो ये कंपोजिट है न तो प्राइम है, तो ये तो पिक्चर से ही बाहर हो गया। अब मैं 2 की बात करूं, 2 क्या एक प्राइम नंबर है? हाँ, 2 खाली खुद के ही टेबल में आएगा। अब सेकंड क्राइटेरिया दिया गया था कि ये इवन भी होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स 2 एक इवन नंबर है। अगर 2 एक इवन नंबर है तो ये हमारे बस में बैठ जाएगा। आ जाओ भाई, आपका स्वागत है, आप पहली भी सीट पे बैठ जाओ। अब इसके बाद मैं अगले नंबर की तरफ बढ़ता हूँ, 3। 3 एक प्राइम नंबर तो है ना, क्योंकि 3 को तो दूसरा कोई डिवाइड ही नहीं कर सकता है। तो क्या मैं इस 3 को अपनी बस में बैठा लूँ क्या? आओ भाई बैठ जाओ, नहीं बैठ पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरी सेकंड कंडीशन है कि वो इवन भी होना चाहिए, यह इवन नहीं है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं 4 की तरफ देखता हूँ। 4 एक इवन नंबर है, हाँ है, ये इवन नंबर है, लेकिन क्या ये 4 इवन नंबर है तो क्या वो प्राइम भी है क्या? प्राइम का कंडीशन याद करो, जो खुद के टेबल में जाए, सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में जाए, या 1 से डिवाइड हो, उसी को कहेंगे प्राइम टर्म। तो ये तो प्राइम है ही नहीं। इस तरीके से हम 5 के बारे में सोचें, 6 के बारे में, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। आप चलते जाओ, 50 तक जाओ। कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है जो प्राइम है और इवन भी है। अगर इवन है तो प्राइम नहीं है, और प्राइम है तो इवन नहीं है। चेक कर लो यहाँ पर, ये 7 प्राइम है लेकिन इवन नहीं है। 8 न तो ये प्राइम नहीं है लेकिन इवन है। इस तरीके से आप ढूंढते रह जाओ, खाली एक नंबर आपको मिलता है, दैट इज़ 2।
सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। सो ये हुआ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। तो उसके बाद अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं। सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, क्या पूछा जा रहा है? सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ मैं, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स आ गए। देखो, अगर मैं कह दूं लेट आर बी द रिक्वायर्ड सेट, तो ज़रा और डिसेंट लगेगा हमारा वर्किंग। सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स मतलब क्या बोलो? -1, -2, -3, -4 सो ऑन, इसका कोई एंड नहीं है। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का सिंबल डाल दो, ठीक, इन्फिनिटी का सिंबल। उसके बाद 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। तो सरगम के 7 बेसिक साउंड, जिसे संगीत आता है वो बहुत अच्छे से इसे गा सकता है, बता सकता है, तो वो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 4th 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। तो यहाँ कह देते हैं कि लेट एस बी द रिक्वायर्ड सेट। ये हम लिखते हैं सा रे गा मा प ध नी, that's it, because sa re ga ma, that's it। 1 2 3 4 5 6 7। So 7, these are the basic sounds of the sargam। So of course those who are interested in the music and all, they know it very well। और ये बहुत बड़ी कला भी होती है, जिसे गाना आता है। देखो कैसे हम लोग पैसे देकर सुनने जाते हैं जब भी भगवान का भजन हो, कोई शादी ब्याह का फंक्शन हो। अच्छा, तो हो बच्चों, यहाँ तक ये बातें आपको समझ आई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अगले वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करूँगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं आगे के। तो फिर हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो और आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।